और फिर बिल ने भी उस मंसूबे पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। रोज़िनी ने इतराफ किया कि उन दोनों ने स्टॉकहोम से बराह रास्त हांगकांग का सफर इसी वजह से इख्तियार किया था कि रास्ते में उन्हें जा बजा मुख्तलिफ ममालिक के कस्टम हुकाम का सामना न करना पड़े। हांगकांग से फारिग होने के बाद उनके सामने सिर्फ मकाओ का मरहला था, जिसके बारे में वो दोनों ही खौफ और बेयकीनी में मुब्तला हो गए थे। उन्हें इल्म था कि इस इलाके में मकाओ मुनज़्ज़म जराइम का सबसे बड़ा आलमगीर अड्डा था, जहाँ बहरी कज़ाकों से लेकर इंसानों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस मुजरमों की बालादस्ती थी। उस बिना पर वहाँ कस्टम और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों का मुस्तअद और चौकन्ना होना नागुज़ीर था। अगर वो लोग किसी भी शुबा के बिना पर उनके सामान में से मसरूका तारीखी हीरे बरामद कर लेते तो उन दोनों की जिंदगियां तबाह हो सकती थी। मैं खुद स्वीडन नहीं गया था। रोज़िनी की तमाम बातों का लुब्बे-लुबाब मेरी ज़ात पर आकर ख़त्म होता था। मैं गहरा सांस लेकर रह गया। इसका मतलब था कि वो इत्तफाकन मुझसे मुतारफ नहीं हुई थी, बल्कि रिवर चियांग की वजह से मुझ पर निगाह रखे हुए थी। अगर मैं उसे ना चिढ़ता तो शायद वो खुद ही किसी न किसी बहाने से मुझे मिल बैठने की दावत देती। वो क्या कर सकता है? मैंने रोज़िनी की आंखों में झांकते हुए पूछा। वो मेरी तबीयत की बदमज़गी फ़ौरन भाप की और खुश आमदाना लहजा बोली, देखो मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। जिन लोगों ने मुझे इस काम के लिए चुना है उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि मेरा ताल्लुक तदरीस के मुकद्दस पेशे से है। इस पेशे की वजह से जो पासपोर्ट पर भी दर्ज है, मुझे हर जगह इज्जत और एहतराम से देखा जाएगा। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं मसरूका हीरों के स्मगलिंग के जुर्म में पकड़ी जाती हूँ तो मेरा मुस्तकबिल क्या रह जाएगा? मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ये मेरे नहीं तुम्हारे सोचने की बातें थीं, और वो भी घर से निकलने से पहले। अब तो तुम दलदल में कदम रख चुकी हो। फिर ये जरूरी तो नहीं कि मकाओ में तुम्हें वाकई कोई मुश्किल पेश आए। हो सकता है कि अपने पेशे की नेक नामी से फायदा उठाकर तुम हीरे निकाल ले जाने में कामयाब हो जाओ। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही है। वो चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद एक गहरा सांस लेकर बोली, जिन लोगों ने यह काम मुझे सौंपा है उन्होंने मुझे डॉन क्वांग फू नामी एक पनमाज से होशियार रहने की हदायत की थी। अगर उसे भनक भी मिल गई तो ये हीरे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। डॉन किसी भी कीमत पर ये नादर हीरे अपने हरीफों तक नहीं पहुंचने देगा। हम इसी वजह से परेशान हो रहे हैं। फिर वही डॉन का जिक्र आया तो मैं परेशान हो गया। यूं मालूम हो रहा था जैसे डॉन क्वांग फू किसी बदरू की तरह पूरे मकाओ और उसके मुतलिकीन के सरों पर सवार हो। इसका मतलब है कि कस्टम हुकाम के साथ ही हरीफ गिरोह भी तुम्हारे मुकाबले सरफराह हो सकता है। मैंने हैरत के साथ सवाल किया। असल खतरा डॉन के आदमियों की तरफ से है। आखिरकार रोज़िनी को एतराफ़ करना ही पड़ गया। जब तक हम स्टॉकहोम में थे हमें इस खतरे की संगीनी का अंदाजा नहीं हो सका था, लेकिन हांगकांग पहुंचने के बाद हमें मालूम हुआ है कि मकाओ में डॉन की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उसको हीरों की भनक में मिल चुकी है तो वह हर कीमत पर इन्हें हासिल कर लेगा। वो इस कदर बेरहम है कि हीरों की खातिर उसके आदमी हम दोनों को ज़िबा भी कर सकते हैं। डॉन को तुम पर शुबा कैसे हो सकता है? इस सफर में तुम्हारे अलावा भी बहुत से सफेद फाम शामिल हैं। इतनी भीड़ में असल जोड़े को पहचानना आसान काम नहीं है। मैंने कहा, देखो तुम असल बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। रोज़िनी की सारी तेजी, तरारी और वज़ादारी धरी की धरी रह गई और वो वाज़े तौर पर बहुत ज्यादा परेशान और बदहवास नजर आने लगी थी। ये ठीक है कि डॉन को मेरे यहाँ बिल के बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन वो मकाओ में बहुत बारसूख है। 2 दिन से मकाओ के हालात बहुत मखदू चौक हैं। वहाँ पहुँचने वाले हर सफ़ेद फार्म के सामान और लिबास की तफसीली तलाशी ली जाती है। कमाल की बात यह है कि मंशियात और दीगर ममनू अशिया बरामद होने के बावजूद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम दोनों का ख्याल है कि मकाओ के कस्टम वाले डॉन के इमाम पर सिर्फ हीरों की तलाश में। इन हालात में हमारी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा 4 लाख करोना का मुआवजा खतरे में। 4 लाख करोना पर लानत भेजो, वजल भुनकर बोली। इस वक्त तो हमारी जानों के लाले पड़े हुए हैं। हमारे पास से हीरे बरामद हुए तो हम जिंदा नहीं छोड़े जाएंगे। बिल जैसा नडर आदमी भी इस सूरत हाल से बुरी तरह खौफजदा है। उसका हाजमा बिगड़ गया और वो खुद फरामोशी के लिए मुसलसल शराब पिए जा रहा है। अगर मुझसे तुम्हारी मुलाकात ना होती तो तुम क्या करती? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, तुम क्या समझ रहे हो? उसने तकरीबन मुझसे लिपट कर मुझे बुरी तरह झंझोड़ डाला। मेरी और तुम्हारी मुलाकात किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। मैंने कप्तान को तुम्हारे साथ बैठे देखकर तुमसे मिल बैठने का इरादा कर लिया था। इस फेरी पर इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारी कुछ मदद कर सकते हो। मुझे आसान जुबान में बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैंने खुश्क लहजे में पूछा। उसकी नीयत और मुद्दा से वाकिफ होने के बाद उसके गुदाल सरापा की नीम बरहन की मेरे लिए यक बयक कशिश को बैठी थी। हम हीरों का वो पैकेट तुम्हें दे देते हैं। कस्टम से निकलने के बाद तुम वो पैकेट हमें वापस लौटा देना। इस काम के लिए हम तुम्हें अपना हिस्सादार बनाने के लिए तैयार हैं। उसने बेचारगी के साथ कहा। उसका मंसूबा सुनते ही मेरे अंदर सोया हुआ सफाक और खुद गर्ज टैनी अंगड़ाई लेकर बेतार हो गया। रोज़िनी के अज़ाई में मुझे यक ब यक अपनी कामयाबी की एक राह नजर आ गई थी। मुझे हिस्सेदार बनाने के लिए तुम 1 लाख करोना या इसके मुसावी रकम फौरी तौर पर अदा कर सकोगी? फिलहाल तो हमारे पास 2,500-3 हज़ार डॉलर से ज्यादा नहीं है। उसने मायूसी के साथ कहा। हमें स्टॉकहोम लौटने पर मुआवजा मिलेगा। इस वक्त हम तुम्हें 1/4 रकम दे देंगे। उसने मेरे मुतालबे को बेचूच रात तस्लीम कर लिया था, जिसका मतलब यह था कि उस वक्त रकम से ज्यादा अपनी और बिल की सलामती के लिए फिक्रमंद थी। जिंदगी ना रहे तो अरबों का खजाना भी मिट्टी से ज्यादा हकीर हो जाता है।
इसका मतलब यह हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ स्वीडन तक दौड़ लगानी होगी। वो बहुत सरसब्ज, शादाब और हसीन मुल्क है। एशियाई भी उसे अपने ख्वाबों की जन्नत समझते हैं। वहां जाकर तुम्हें मायूसी नहीं होगी। वहां पहुंचते ही रकम तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, और अगर वह लोग अपना काम निकालने के बाद मुआवजे की अदायगी से मुनकर हो गए तो इसका इम्कान ना होने के बराबर है। हमने भी पूरे इत्मीनान के बाद ही इस सफर पर निकलने का फैसला किया था। डॉन के मुकाबले में उनसे जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारा बुनियादी मसला यह है कि तुम इस वक्त अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन हीरों से छुटकारा पाना चाहती हो। उसके बाद हीरे रहें या जाएं, तुम्हें उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हीरे खो देने के बाद हम 4 लाख करोना से महरूम हो जाएंगे, उसने याद दिला। लेकिन तुम्हारी जिंदगी 4 लाख करोना से ज्यादा कीमती है। तुम हीरों का पैकेट बनाकर समंदर में क्यों नहीं फेंक देती? मेरी तजवीज पर वो शिकस्त खोरदा अंदाज में हंस पड़ी। तुम समझ रहे हो कि शायद तुम्हारी अकल काम करती है। हम इन तमाम इम्कानात पर गौर कर चुके हैं। मकाऊ पहुंचने तक कोई राह नजर ना आई तो शायद यही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी खराबी है। हीरे समंदर में फेंक देने की सूरत में हम किसी को असलियत का यकीन नहीं दिला सकेंगे, और मसरूका हीरों के मालिक यही समझेंगे कि हमने बदनीति की बिना पर हीरे खुद कहीं गायब कर दिए। उम्मीद की वाहिद किरण यह है कि वो लोग मकाऊ के डॉन की तरह सपाक और संग दिल नहीं है। मुझे ये जानकर सदमा हुआ है कि मैंने तुम्हें अपनी कोशिशों से अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं किया, बल्कि तुम खुद जाने बूझे अंदाज में मुझसे मुतारिफ हुई हो। तुम बिलाशुबा बहुत खूबसूरत और खुश बदन हो, लेकिन तुमने इस मुलाकात को दोस्ती के बजाय कारोबार का रंग दे दिया है। मायूसी की जरूरत नहीं, उसने हंसते हुए मेरी बात काट दी। मैं तब्दीलियों की शहदाई हूँ। तुमने मेरे साथ ताउन किया तो मैं तुम्हें किसी भी एतबार से मायूस नहीं करूंगी। और बिल, वो मुझे फाड़ नहीं खाएगा। मैंने उसे याद दिलाया वो खुद बहुत बेवफा है। वो तेवरियां चढ़ाकर बोली, खिदमत कराने के लिए हर रात मेरे साथ गुजारता है, लेकिन दिन भर दर्जनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। हफ्ते में 2-4 दिन कारोबारी मसरूफियात का बहाना करके उनकी नाज़बरदारियां भी करता है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि मैं उसकी तमाम हरकतों से वाकिफ हूँ, इसीलिए वो भी मेरी कभी कभार की बेअतदालियों से चशमपोशी कर लेता है। हमारे मुआशरे में अव्वल तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का कोई तसव्वुर ही नाकाबिले कबूल है, फिर वो भी ऐसे कि दिन रात एक दूसरे के एतमाद को धोखा देते रहते हैं। ये बात तो सरासर नाकाबिले कबूल है। वो एक बार फिर हंसी और बोली, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से? पाकिस्तान। मैंने आखिरी घूंट लेकर अपना गिलास खाली करते हुए कहा, ओह। उसके लहजे में इश्तियाक से मटाया, मैंने सुना है कि पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में से जहाँ गर्मियों के मौसम में भी सख्त गर्मियों के साथ कुछ इलाकों में सर्दी पड़ती है। वापसी में तुम पाकिस्तान जा ही रही हो, कराची और पेशावर के मौसम का फर्क देख लेना, और वहाँ बेहतरीन हेरोइन भी कोड़ियों के दाम मिलती है। उसने पूछा, यूरोप की मंडी के मुकाबले में मुफ्त ही समझो। मैंने उसे शह दी। वो फौरन ही मजीद खुलने पर मजबूर हो गई। हम वापसी पर अपने बजट के मुताबिक 2-4 किलो हेरोइन साथ ले जाने का इरादा रखते हैं। ये कोशिश कामयाब रही तो हमारे दिन फिर जाएंगे। उम्दा किस्म की हेरोइन की खरीदारी में तुम हमारी को मदद कर सकोगे? हर पाकिस्तानी हेरोइन फरोश नहीं होता, मैंने सख्ती के साथ कहा, लेकिन तुम जैसी खुबरू, नाजुक अंदाम और बेलगाम लड़कियां उन्हें आसानी के साथ बहका लेती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम मुझे बहका रही हो। मुझे न चाहते हुए भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। औरतों के मामले में पाकिस्तानी आमतौर पर नदीदे साबित होते हैं। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे मुल्क में औरतों का शदीद कहत है? ऐसा ही समझ लो। मर्दों की आबादी सिर्फ 53% है, लेकिन मजहबी और माशरती पाबंदियों की वजह से औरतों की जुमला आबादी मंगेतर से शुरू होकर बीवी पर खत्म हो जाती है, और औरतें उन पाबंदियों पर एहतजाज नहीं करती। उसने हर से पूछा, कर ही नहीं सकती, क्योंकि मजहब ने मर्दों और औरतों पर यकसा पाबंदी आयद की हुई है। बातों के दौरान ही उसने अपना शोल्डर बैग खोला और उसमें से एक ब्राउन पैकेट निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। उस पैकेट का वजन बमुश्किल 1-1.5 पाउंड रहा होगा। मुझे उन पेश कीमत और नादर हीरो में बराह रास्त कोई दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता उनके जरिए मैं बिगड़े हुए डॉन को राह रास्त पर ला सकता था। गजाला के बारे में वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि सिर्फ वीरा ही से बात करेगा, लेकिन हीरो का जिक्र सुनकर उसे अपने मुआक्कफ में नरमी लानी पड़ जाती। वो एक ऐसा मामला था जिसके लिए डॉन ने मुकाव में हंगामी पैमाने पर सरगर्मियों का आगाज किया था। एक एतबार से उन हीरो को जरे तावान भी समझा जा सकता था, क्योंकि मैं उनके बदले में गजाला को डॉन की कैद से आजादी दिलाने का इरादा रखता था। कुछ देर बाद मकाओ के आसार नजर आने लगे। मकाओ के साहिल के साथ खाड़ियों में बेशुमार किश्तियां और मोटर बोट्स लंगरअंदाज थीं। उनमें से बाज साहिल से इतनी दूर थी कि उनसे मुत्तसिल 10-12 किश्तियों पर से गुजर कर ही साहिल तक पहुंचा जा सकता था। साहिल पर जगह की कमी के बायस वो किश्तियां कितार दर कितार लंगरअंदाज थीं। बाज पर सामान लदा हुआ था, कुछ खाली थी, और नीम तारीख हिस्से में हर किस्म की सरगर्मियां देखी जा सकती थी। फेरी वहां से आगे बढ़ती चली गई और फिर चौबी जेटी के साथ चला गई। मलाहों ने एंकर राड्स के जरिए फेरी को जेटी के साथ बराबर किया, और फिर रैंप गिरते ही सामान से लदे पदे मुसाफिरों ने एक भीड़ की सूरत में फेरी से उतरना शुरू कर दिया। रुजीनी और बिल पीछे थे। मैंने उनके गुजरने का इंतजार किए बगैर अपनी जगह छोड़ दी। उस वक्त तक बिल से मेरा सामना नहीं हुआ था, और मेरे नए प्रोग्राम की रोशनी में मेरा उसकी नजरों में ना आना ही बेहतर था। रिवर चियांग फेरी के इंजन बंद करवाने के बाद अपर डेक के रैंप पर खड़ा मुसाफिरों का अलविदा कह रहा था। मुझे देखकर उसने मुझे अपना इंतजार करने की याद दहानी करवाई, और मैं हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया।
कस्टम हॉल में बिल्कुल वही मंजर था जो रोजीनी मुझे बता चुकी थी। 2 कस्टम अफसर मुसाफिरों की गुजरगाह के दोनों तरफ खड़े सफेदवा मुसाफिरों को अलग कर रहे थे। चीनी और दीगर नस्लों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बराह रास्त बाहर निकलने की आज़ादी थी। अलग किए जाने वाले सफेद फार्म एक लंबी सी मेज पर जमा हो रहे थे, जहां उनके दस्ती सामान से लेकर लिबास तक की सख्त तलाशी ली जा रही थी। मैं किसी रोक टोक के बगैर बाहर निकल गया। हीरों के पैकेट के साथ ही मेरी बीम गन भी कस्टम वालों की दस्तबुर्द से महफूज रही थी और वो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। बाहर निकलते ही चंद चीनी दलालों का एक करो मेरी तरफ लपका। वो रटे-रटाए अंग्रेजी फिक्रों में टैक्सी और होटल वगैरह की पेशकश कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे जान छुड़ाकर एक तरफ खड़ा हो गया। चंद मिनट बाद रिवर चांग अपना कोट बाजू पर लिए मौजूद हुआ। अब यहाँ से निकल चलो, मैं उसका बाजू थाम कर बोला। मैं फौरन बिस्तर की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। फिक्र ना करो, रात होती मकाऊ के होटलों के सरबस्ता राज खुलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे वक्त हर शख्स बिस्तर छोड़कर शिकार खेलने निकल पड़ता है। उसने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ गया। तो मुझे किस होटल में ले जाने का इरादा रखते हो? मैंने सवाल किया। क्यों? उसने चौंक कर पूछा। जाहिर है कि मैं तुम्हें किसी अच्छे होटल में ही ठहराऊंगा। मुझे अच्छे या बुरे होटल की फिक्र नहीं, बस जरा वान रियान होटल से दूर रहना चाहता हूँ। एक टैक्सी हमारे करीब आकर रुकी और हम दोनों उसकी अकवी निशिस्त में धंस गए। रिवर चांग ने ड्राइवर को चीनी जुबान में हदायत दी और टैक्सी हरकत में आ गई। क्या वान रियान वालों से कोई खतरा महसूस कर रहे हो? उसने मुतजस्सिसाना लहजे में पूछा। खतरा नहीं, बस अपने बॉयफ्रेंड से उकताई हुई एक लड़की मेरी जान को आ गई है। ऐसा ना हो कि वो मुझे ढूंढती हुई मेरे कमरे में आ पहुंचे। ये वही खूबसूरत लड़की तो नहीं जो सारे रास्ते तुमसे बातें करती आई है? इस बारे में तुम क्या जानो? उसके सवाल पर मैं भौंचका रह गया। तुम भूल रहे हो कि मैं गोल्डन ड्रैगन का कप्तान हूँ। मैंने अमले की 2 लड़कियों को तुम्हारी खसूसी देखभाल की हदायत की थी, लेकिन उन्होंने बताया कि तुमने खुद अपनी देखभाल का बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही उससे दूर भाग रहे हो, वरना वो तुम्हारे लिए नदीदा दुश्वारियों का पेच खैमा बन सकती थी। जरा खुलकर बताओ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसकी बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया। मुझे अंदर की कहानी का इल्म नहीं, मगर मैं ये जानता हूँ कि वान लिन का एक आदमी उस जोड़े का पीछा कर रहा था। वान लिन मकाऊ का एक खासा बदनाम आदमी है। वो डान का बाजगुजार होने के बावजूद इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है। वान रियान होटल और क्लब उसी की मलकियत है। अगर वो जोड़े में दिलचस्पी ले रहा है तो यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। रिवर चांग की बातें सुनकर मुझे वहशत होने लगी। मकाऊ के बारे में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां रहने वाले बासानी हर बात की तह तक पहुंच जाने के बावजूद अनजान बने रहने के आदी हो गए हो। रोजीनी ने अपने जिस सफर के बारे में इंतहाई राजदारी के साथ काम किया था, उसके बारे में रिवर चांग ने दूर ही से बहुत कुछ जान लिया था। एन मुमकिन था कि कस्टम वाले भी उस अंदाज में उस पर हाथ डालते थे। तशवीश की बात यह थी कि जब रोजीनी के पास से हीरे बरामद न होते तो वान लिन के कैंप में हलचल मच जाती और उन दोनों का ताकुब करने वाले शख्स मेरी तलाश शुरू कर देता। मकाऊ में रंग बिरंगी इमारात पर मुतहर्रिक साकन और नाचती हुई तेज रोशनियों के साइन बोर्ड आवेजा थे और उन रोशनियों के साए में सड़कें और फुटपाथें पुरहजूम नजर आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आम शहर के बजाय कोई रंगारंग मेला हो जहां भांत भांत के लोग सिमट आए हो। बिंगो क्लब में मेरा कमरा बुक करवाने के बाद रिवर चांग लॉबी से ही वापस चला गया और मैंने अपने कमरे में पहुंचते सबसे पहले बीम गन सूटकेस से निकालकर अपनी जेब में रख ली ताकि जरूरत के वक्त मैं इससे भरपूर काम ले सकूं। मेरी सूरत-ए-हाल यक बयक नाजुक और मखदूश हो गई थी। अपना कमरा मुकफ्फिल करके मैंने फोन पर डॉन की हवेली का नंबर मिला तो दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। चाहे डॉन के एक्सचेंज पर मकामी फोन कॉल्स के लिए कोई हिफाजती निजाम या स्कैनर नस्ब नहीं था। मेरा नाम डैनी है और मैं डॉन से बात करनी चाहता हूँ, मैंने चीनी के जवाब में अंग्रेजी में कहा। डॉन मसरूफ है, तुम्हें क्या काम है? खुश्क लहजे में कहा गया। मैं पाकिस्तान से आया हूँ और इस वक्त मकाऊ में मौजूद हूँ। डॉन के सेक्रेटरी मेरे मामलात से वाकिफ है, मैं हर एक के सामने जुबान नहीं खोल सकता। हैंग ऑन, अंग्रेजी की नकल करते हुए कहा गया। फिर रिसीवर पर नहायत अलमिया सी मौसीकी सुनाई देने लगी। चलने बाद ही वो लाइन शवाए को मुंतकिल हो चुकी थी। बिल्कुल नहीं, मेरा मुतालबा सुनते ही शवाए ने सर्द मेरी से कहा, इस वक्त डॉन से बात करने की कोई जरूरत नहीं, वो आराम करने जा चुका है। अगर तुम ठीक बनकर मुकाऊ आ ही गए हो तो मैं डॉन से दरियाफ्त कर लूंगी। उसने इजाजत दी तो तुम्हारी बात करा दी जाएगी। तुम सुबह 9 बजे फोन करना, मामला बहुत अहम है। मैंने बोलना चाहा लेकिन शवाए ने रुखाई से मेरी बात काट दी। सॉरी, अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मकाऊ की रातें अजनबियों के लिए बहुत रंगीन और सनसनीखेज होती हैं। अभी ऐश करो, सुबह अपना मुकद्दर आजमा लेना। डॉन का मूड हुआ तो तुम्हारी और उसकी बात हो जाएगी। ये दूसरा मामला है। उस बार मैंने किसी तमहीद का बगैर कहा, उसका ताल्लुक एम्बेस्टरम के हीरो से है। ओह, तो अब तुमने डॉन के मामलात में भी अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी। शवाए की गुसीली आवाज उभरी। वो सेक्रेटरी होने की वजह से शायद डॉन के बहुत से राजों से वाकिफ थी। इस वक्त डॉन से मेरी बात नहीं हुई तो किसी भी लम्हे दुश्मन मुझे घेर लेंगे। वान लिन के कुत्ते शहर में चारों तरफ मेरे खून की बू सूंघते फिर रहे हैं। उन्हें मेरे होटल का सुराग लगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम डॉन से दरियाफ्त कर लो, बात करना या ना करना फिर उस पर मुनहसर होगा। उस बार शवाए ने कतई कलामी किए बगैर मेरी पूरी बात सुनी। मैंने रिवर चांग से
सुना हुआ नाम जबरदस्ती अपनी कहानी में शामिल कर लिया ताकि मैं शवाए पर दबाव डाल सकूं, और यही हुआ। मेरे खामोश होने पर वो बोली, इसका मतलब है कि तुम इस मामले के बारे में वाकई कुछ जान चुके हो। तुम होल्ड करो, मैं डॉन से बात करने की कोशिश करती हूँ। उसके साथ रिसीवर पर एक बार फिर रखत तमीज चीनी मौसीकी शुरू होगी। खासे तवील वक्फे के बाद उस मौसीकी का सिलसिला खत्म हुआ और अचानक ही मेरे कान में किसी भेड़िए जैसी तेज और दुरुस्त गुर्राहट उभरी। हाँ हालू, तुम किसकी इजाजत से मुकाओ आए हो और हीरो के बारे में तुमने कहाँ सुना है? डॉन, मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे उस तुहीन की मुआफी मांगने आया हूँ जो गजाला की वजह से तुमको बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन इसी असना में एक मशकूक जोड़ा मेरी नजरों में आ गया और मैंने मेहनत करके ये मालूम कर लिया कि वह एम्बेस्टम से चुराए हुए कुछ नादर हीरे मुकाओ ला रहे हैं। वो कौन लोग हैं? मेरी बात काट कर डॉन की गुसीली आवाज गूंजी। मुझे उनके बारे में बताओ, मैं उन पर मकाओ की जमीन तंग कर दूंगा। वो हीरे हर कीमत पर मेरी तहवील में आएंगे। मुझे मालूम था कि तुम इन हीरो में दिलचस्पी ले रहे हो, जबकि वो दोनों वान लिन के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बात को दानिस्ता तूल देते हुए कहा, मुझे ये सब ना बताओ, मैं 1000 आंखें रखता हूँ। मैं उस जोड़े के बारे में जानना चाहता हूँ जो हीरे लेकर मकाओ पहुंचाए। मुझे हैरत है कि यह खबर दूसरे जराए से क्यों नहीं आई। मैंने हीरो की तलाश में मकाओ की तमाम दाखिली सरहदों की नाकाबंदी करवाई हुई है। उसको गुस्से पर झल्लाहट गाला भागी। उस जोड़े पर बुरा वक्त आया हुआ वो कहा, डॉन, वो हीरे तुम्हारे इस गुलाम के कब्जे में है। व्हाट? वो शायद हैरत से हल्क के बल दहाड़ा था। कहीं तुम भंग तो नहीं पी गए हो? मैं झूठों के बदन से खाल तक उधेड़ लेता हूँ। शायद उस लड़की के फिराक में तुम्हारा दिमाग चल गया है। लबा भर के लिए मेरा एतमाद मुतजलजल हो गया। ट्रोजीनी ने मुझे सरबंद पैकेट दिया था। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था कि उसमें हीरे ही थे या उसके वजन के पत्थर रखे हुए थे। मैंने वो सरबंद पैकेट हासिल किया है जिसे वो दोनों अपनी जान से लगाए फिर रहे थे। तुम इजाजत दो तो मैं डिब्बा खोल कर देख लूं कि अंदर हीरे ही हैं या कुछ और भरा हुआ है। उसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। तफसील जानने के बाद डॉन के गुस्से में कदरे कमी आ गई। अगर वो हीरे ही हैं तो अब तुम लड़की और उसके साथी की आज़ादी के लिए सौदेबाजी करोगे? हरगिज़ नहीं, मैंने जल्दी से कहा। शायद तुम्हें इल्म होगा कि इन हीरों की मालिकियत 40 करोड़ गिल्डर के लगभग है, मगर उन्हें बेचना मेरी वसात से बाहर है। मेरे पास वो पैकेट तुम्हारी अमानत है। तुम चाहो तो मैं अभी वो पैकेट तुम्हारे महल पहुंचा देता हूँ। जब तुम्हारा गुस्सा खत्म होगा तो तुम इन दोनों को खुद ही रिहा कर दोगे। मेरी ये मजाल कहाँ कि तुमसे कोई सौदेबाजी करूँ। तुम कहाँ ठहरे हुए हो? मेरी चापलूसी से वो बतदरीज नरम पड़ता जा रहा था। मैंने उसे होटल का नाम और कमरा नंबर बताया तो वो बोला, मेरे आदमी अभी बेंगो क्लब के मालिक को मुतल्ला कर देंगे कि तुम मेरे मेहमान हो, फिर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। वान लिन के आदमी आ भी गए तो होटल वाले उन्हें बाहर ही रोक लेंगे। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ। मेरा दिल खुशी से बलियों उछल पड़ा। मैंने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए कहा, मैं इस इज्जत अफजाई के लिए तुम्हारा ममनून हूं डॉन, लेकिन मैं तुम्हारे ड्राइवर को कैसे पहचानूंगा? वो मोटा सा जापानी है, उसका नाम फकूदा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने उसकी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने पर रिसीवर के डल पर रख दिया। मैंने रोजीनी के एतमाद को धोखा देकर बहुत बड़ा जुआ खेला था। मुझे खुशी थी कि मेरा तीर निशाने पर बैठा था और डॉन मेरी पेशवाई के लिए आमादा हो गया था। उसने हीरो की तलाश में जो जाल बिछाया हुआ था उसकी मौजूदगी में ये बात यकीनी नजर आती थी कि रोजीनी किसी भी सूरत में अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकती थी। हीरे हर हालत में डॉन तक पहुंचने थे। यह और बात थी कि डॉन के सारे शिकारी अपनी कोशिशों में नाकाम हो गए थे और मैंने दीदा दिलेरी के साथ उनका शिकार उड़ाकर डॉन को राम करने का सामान मुहैया कर लिया था। चंद मिनट बाद ही मेरे कमरे में गोया सलसला आ गया। होटल का अधेड़ उम्र मालिक कांपता हुआ मेरे कमरे में पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर चीनी जुबान में कुछ मनमनाने लगा। उसके पीछे होटल के 4 मुलाजमीन भी थे। उनमें से 3 के हाथों में नए तौलिए, बुराक चादरें और दीगर अशिया थी। वो तीनों फौरन ही कमरे की हर चीज बदलने में मसरूफ हो गए। चौथा जो होटल का इस्तकबालिया क्लर्क था, तर्जुमानी का फराइज अदा करने के लिए अपने आका के साथ ही खड़ा रहा। उसने मुझे बताया कि वांग माऊ नामी वह शख्स उस बात पर मुआजरत कर रहा था कि उसे मेरे मर्तबे का इल्म नहीं था, इसलिए होटल के अमले से मेरी शान में कोई गुस्ताखी सरजद हुई हो तो मैं उसे माफ कर दूं। उसे डॉन के महल से फोन पर बताया गया था कि मैं डॉन का मेहमान था और डॉन को मकाओ के बेशतर शुरफा अपने मजाजी बाप से सफर करते थे। बेंगो क्लब वालों के लिए डॉन के किसी मेहमान की मेजबानी एक एजाज से कम नहीं थी। 3 मुलाजमीन कमरे को नए सिरे से बनाने और संवारने में मसरूफ थे कि अचानक ही एक बस्ता कामत चीनी रोजीनी को तकरीबन घसीटता हुआ कमरे में घुसा। अफरा तफरी में वांग माऊ के मुलाजमीन मेरे कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गए थे। रोजीनी की पहली झलक देखते ही मेरे फरिश्ते कूच करके उधर रोजीनी ने मुझे देखते ही हाजियानी अंदाज में यही है का नारा लगाते हुए मेरी तरफ चपड़ने की कोशिश की, मगर मुझ तक पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर सालखोर्दा कालीन पर गिर गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धुआं हो रहा था और आंखों में दहशत के साए नाच रहे थे। शायद असल किस्सा खुलने के बाद उसके साथ नहायत बेरहमाना सलूक किया गया था, क्योंकि उसके भरे भरे सुर्खों सफेद रुखसारों पर थप्पड़ों का नीलाहट माइल वर्म बहुत नुमाया था। वहां किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल सका, क्योंकि रोजीनी को लाने वाला पस्ता कामत चीनी ने अचानक ही पिस्तौल निकालकर सबको चीनी जुबान में कोई हुक्म दिया और हर शख्स ने अपनी तमाम सरगर्मियां मौकूफ करके अपने हाथ सर से ऊपर कर लिए। मैं अपनी जगह मुंजमद खड़ा रहा। यू बास्टर्ड, पस्ता कामत ने जला कर पिस्टल की नार लहराते हुए
कैर बार लहजे में मुझे ललकारा, तुम भी हाथ उठा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। उसकी आंखों में नाचती हुई दीवानगी देखकर मैंने हाथ उठा लिया। मिस्टर वान लिन, अचानक मुतरज्जम ने खौफ से हल्क में पंची हुई आवाज में पस्ता कामत को मुखातिब किया। तुम बहुत संगीन गलती के मुर्तकिब हो रहे हो। ये डान का खास मेहमान है। अगर वो वान लिन ही था तो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा तेजी के साथ हरकत में आता। उसने दांत पीस कर डान को एक मोटी सी काली दी, फिर बोला, मैंने सारी उम्र डान की ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, अब मैं उसकी चीरादस्तियां नहीं सह सकता। मैं उसके मुंह पर पहला और आखिरी थप्पड़ मारकर इस इलाके को ही खैर बात कह दूंगा। फिर उसके शोले पर साती हुई निगाहें मेरे ऊपर मरकूज होगी। वो पैकेट कहाँ है? मेरी जेब में। मैंने उस पर से नजरें हटाए बगैर पूरे सुकून के साथ कहा, निकालो। उसने इसराइली लहजे में हुक्म दिया। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो यही ढेर कर दूंगा। हीरों का पैकेट मेरी अंदरूनी जेब में था। मैंने आहिस्तगी के साथ उस जेब में हाथ डाला जिसमें बीम गन पड़ी हुई थी, लेकिन मैं बीम गन निकालने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वान लिन के पिस्तौल की नाल बराह रास्त मेरे सीने की तरफ उठी हुई थी। उसकी उंगली का खफीफ सा इशारा मेरा काम तमाम करने के लिए काफी होता। उसे पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा पाकर वांग माओ के मुलाजमीन में से एक ने दबे कदमों वान लिन की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन वो खबीज से बैक वक्त हर तरफ देख रहा था। वो भड़क कर पलटा और मेरे लिए वही एक लम्हा कारगर साबित हुआ। मैंने बिजली की सी तेजी से बीमगन निकालकर वान लिन के बाएं पहलू पर फायर कर दिया। बीमगन के नोजल से मौत की नीलगू शुआएं कोई आवाज पैदा किए बगैर वान लिन की तरफ लपकी। मेरी तरफ देखने वालों की आंखें दहशत से उबल पड़ी और फिर वान लिन एक हल्की सी चीख के साथ कालीन पर गिरकर माही बेआब की तरह तड़पने लगा। मैंने बढ़कर उसका भरा हुआ पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया। चंद सालों बाद वान लिन ने सिसक कर दम तोड़ दिया। उस वाकया पर वांग माऊ और उसके आदमियों की जुबानें दहशत से गुंग होकर रह गई थी। उन्हें मरूब करने के लिए मैंने ठोकर से वान लिन का चेहरा सीधा किया, फिर बढ़कर अपने कमरे का खुला हुआ दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ जो कुछ हुआ है उसे तुम सब बिल्कुल भूल जाओगे। मैंने बारी बारी उन सबको घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। वान लिन यहाँ आया, उसने डॉन की शान में पैर दर पैर गुस्ताखियां की और मैंने उसे मार दिया। कैसे मारा ये किसी को याद नहीं रहेगा। इस वाकया की भनक भी निकली तो तुम लोग डॉन के अताब से नहीं बच सकोगे। मेरे खामोश होते मुतरज्जम मेरी बात का चीनी जुबान में तर्जुमा करने लगा। वह सब कठपुतलियों की तरह सर हिलाते रहे। मुतरज्जम ने शायद मेरी आदायत में कुछ मुअस्सर हाशिया राय भी की थी क्योंकि वो खासी देर बाद खामोश हुआ था। इस लड़की को किसी दूसरे गैर आबाद कमरे में डाल दो। मैंने रोजीनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये होश में आए तो इसे बताना कि वान लिन उसे इस कमरे में छोड़ गया है। मेरी और अपनी मौजूदगी से साफ मुकर जाना। लड़की को यकीन दिलाना कि उसने यहाँ जो कुछ देखा वो हकीकत नहीं बल्कि उसका ख्वाब था। फौरी तौर पर उस हदायत का भी तर्जुमा मा तशरी कर दिया गया। मुतरज्जम खामोश हुआ तो वांग माऊ डरी सहमी आवाज में कुछ बोलने लगा। लड़की से हम वान लिन के बारे में क्या कहेंगे और लाश का क्या बनेगा? मुतरज्जम ने वांग माऊ के सवाल का तर्जुमा किया। वान लिन इसे छोड़कर चला गया। लड़की होश में आने के बाद चाहना चाहे तो उसे इज्जत के साथ रवाना कर देना। इस लाश को एक बोरी में डाल दो, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दो चीनियों ने मिलकर रोजीनी के मरमरी वजूद को अपने मजबूत साथी के कंधे पर लादा, फिर वो तीनों ही बाहर निकल गए। शायद मुतरज्जम ने मेरी हदायत दुराने के साथ ही उन्हें काम भी बांट दिए थे। पहले दो चीनी आए और वांग माऊ को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देने लगे। फिर तीसरा शख्स भी दो खाली बोरियां ले आया। वो तीनों वान लिन की लाश को छूते हुए बहुत खौफ नजर आ रहे थे। उनकी दहशतज़दा नजरें उस लाश के कोयला बने हुए पहलू पर मरकूज थीं, जहां खून के किसी कतरा तक का निशान नहीं था। उस वक्त वान लिन की लाश ताज़ा और गर्म थी, इसलिए उन्हें उसके हाथ पैर मोड़कर बोरी के निचले हिस्से में ठोंसने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। खाली बोरी लाश के ऊपर ठोंसने के बाद उन्होंने नायलून की मजबूत डोरी से बोरी का मुंह बंद कर दिया। मैंने इस्तरारी और मजबूरी के आलम में बीम गन इस्तेमाल तो कर ली थी, लेकिन मेरे ज़हन में एक नया खौफ सवार हो गया था। उस वक्त तक डान क्वांग फू को यह इल्म नहीं था कि मैं शी का बागी था और उन लोगों से छीनी हुई एक बीम गन भी मेरे कब्जे में थी। अगर वान लिन की लाश बोरी से निकाली जाती तो डान उसके जख्म पर पहली नजर डालते ही समझ लेता कि वो बीम गन का निशाना बनाया गया। वो इंकशाफ मेरे लिए बदतरीन परेशानियों को जन्म दे सकता था। डान लाजमी तौर पर यह जानने की कोशिश करता कि मेरे पास बीम गन कहाँ से आई है। मेरे इनकार की सूरत में वो खोज निकालने के लिए अपने बड़े से रजू करता और मैं बुरी तरह उसके चुंगल में फंस कर रह जाता। जिमिलाइट के लिए उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि मेरे साथ ही मेरी महबूबा और मेरा दस्ते रास्त भी घर बैठे उसकी गिरफ्त में आ जाए। वान लिन और रोजीनी की बेवक्त मुदाखलत ने मेरे लिए एक यक बयक संगीन खतरा पैदा कर दिया था जिसका कोई हल नहीं था। मैंने वांग माऊ और उसके हमले को रुखसत कर दिया। अगर फकूदा के आने में देर थी तो मैं डान से वान लिन की लाश को फिलफोर ठिकाने लगाने की इजाजत लेकर बीमगन के इस्तेमाल के सबूत को नापेद कर सकता था। डान के इमाम पर वांग और उसके मुलाजमीन लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करने पर मजबूर हो जाते। असल बात सिर्फ डॉन को अपने ढप पर लाने की थी। मैंने डॉन का नंबर मिलाया तो उस बार शुआई ने ही रिसीवर उठाया और फौरन ही मेरी आवाज पहचान के, मुबारक हो, तुमने डॉन को मनाने में कामयाबी हासिल करी ली, लेकिन उसके साथ मैं एक मुश्किल में पड़ गया हूँ। मेरे कमरे में एक लाश पड़ी हुई है। लाश? उसकी तहय्युर ज़दा आवाज उभरी। किसकी लाश? वान लिन ने मेरे कमरे पर धावा बोल दिया था। वो डॉन को नंगी नंगी गालियां दे रहा था। मैंने मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दिया। सर डॉन से मेरी बात करवा दो।
लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुझे उसका मशवरा दरकार है। ये तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन डॉन यहाँ से निकल चुका है। वह फकूदा के साथ तुम्हें लेने गया है, बस वहां पहुंचता ही होगा। शिवाय का वो इंकिशाफ सुनकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए और मेरा दिमाग सुन्न होकर रह गया।